बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, अपने फिशर यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूं जी। आज के शो में हम सलमान भट्ट साहब से बात करेंगे तीन टॉपिक्स के ऊपर। पाकिस्तानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया गया है, लास्ट ईयर 27 था, इस दफ़ा 30 प्लेयर के नाम इंक्लूड किए गए। उस पर बात करेंगे कि कौन से प्लेयर डिजर्विंग थे, किनको मिला और किनको नहीं दिया गया, इस पर डिस्कशन करेंगे। सेकेंडली जी, तमाम स्पेकुलेशन खत्म, एशिया कप होगा नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि भारत ने भी अब अपना 15 रुकनी जो स्क्वाड है एशिया कप के लिए अनाउंस कर दिया है। उसमें सूर्य कुमार यादव क़यादत करेंगे और शुभमन गिल वापस आ चुके हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा, पाकिस्तान की जो शाहीन का दौरा ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, उसमें 2 मैचेस जीते 2 हारे, इस पे बात करेंगे। पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बिल्कुल एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑब्वियसली देयर इज नो ए कैटेगरी व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड, अनसीन, अनहर्ड ऑफ, और एक ऐसी मूव है, ठीक है, व्हिच यू कैन से इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड, आप परफॉर्मेंसेस जो लोग नहीं करते, बट देन देयर इज अ डायलेमा बिकॉज आप को जिनका पता नहीं होता और उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हों तो आप उनको ले आते हैं, अगर अच्छी हो तो आप उनको प्रमोट कर देते हैं, ना अच्छी हो तो आप उनको डिमोट कर देते हैं। एंड देन देयर आर सम पीपल हु हैव डन गुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जब वो स्ट्रगल करते हैं तो आप उनको थोड़ी सी लीवरेज देते हैं कि ये स्ट्रगलिंग पीरियड में यू नो इज अ गुड प्लेयर, यू नो इज यूजफुल इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, तो आप उसको थोड़ा सा लेट गो करते हैं कि यार ये मेरे कोर है, मेरी टीम, इसके बगैर जो है कह लीजिए कि टीम मुकम्मल नहीं होती, इन अ सेंस के इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या जो यूजफुल होते हैं आपके लिए इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, उनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, और उनकी जो ऑफ एक कलर का पीरियड होता है उसमें यही आपकी सपोर्ट होती है कि आप कह देते हैं कि यार ठीक है, कोई नहीं, यू आर आवर नंबर ए कैटेगरी प्लेयर्स और वी विल नॉट लीव यू इन दिस। बट इट्स दोनों तरीके हैं चीज़ों को देखने के। बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड के परफॉर्म करोगे तो रहोगे, परफॉर्म नहीं करोगे तो नहीं रहोगे, गलत ये भी नहीं है और गलत वो भी नहीं है, बट दैट इज हाउ सम पीपल लुक एट इट एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज जस्ट लुक्ड एट इट। ये इन्होंने तरीका जो अपनाया है, ये इनका तरीका है। कोई और होता शायद वो ये कहता कि यार नहीं, ये मैंने मतलब दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है। एक सोच ये भी हो सकती है ना कि पाकिस्तान को कोई 8 कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है, ठीक है, और कोई भी नहीं है। आपके टेस्ट मैच के कप्तान और वाइस कप्तान जो हैं, एक डी में है, एक सी में है। सो इससे ये भी मैसेज जाता है कि ईदर टेस्ट क्रिकेट इज नन ऑफ नन इन अ टॉप प्रायोरिटी लिस्ट, वो कहीं पर भी नहीं है, इट्स नॉट देयर, इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उनमें से कोई प्लेयर उधर है नहीं। अगर अब्बास है, वो परमानेंट मेंबर है टेस्ट मैच के स्क्वाड का, या नुमान अली है, या वो ऑफ स्पिनर जो हमारा साजिद खान है, या कह लीजिए साउथ शकील वाइस कप्तान है और उसकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, तो उसका सी कैटेगरी है। एंड देन देयर आर बॉयज हु आर पैची परफॉर्मर्स जो अभी अभी वापस आए हैं, बड़ी मुश्किल से उनके 2-2 मैच सही हुए हैं, वो बी कैटेगरी में, ठीक है, और अभी भी उन्होंने कोई टॉप परफॉर्मेंस एज सच ऐसी नहीं दी है, कोई ऐसी बड़ी टीम से तो हमारा मैच ही नहीं हुआ। तो बट देन देयर इज अ रिवॉर्ड गोइंग फॉर समबडी जो कहीं पर भी नहीं थे, एकदम आए और एकदम प्रमोटेड, जो हैं जिन्होंने बगैर टेस्ट मैच दी थोड़ी टीम नहीं बनती, कैटेगरी सी में है। कप्तान आपका जो पता नहीं अब नया कौन होगा, क्योंकि अगर ये है तो ये डी में क्या कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इसके नाम के आगे मुझे याद है पिछली दफा ये लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी जी, हाँ, वो भी लिखा हुआ था। सो दैट इज हाउ पीसीबी हैज लुक्ड एट इट्स प्लेयर्स एंड जो है ना उन्होंने प्रोसीड किया है। ये अबरार हैं, हारिस रऊफ हैं, साइम अयूब है, शाहीन शाह, बाबर आजम, हसन अली, सलमान अली आगा, फखर जमान, शदाब और रिजवान, ये सब बी में है। अब ये पाकिस्तान के इन बी वालों में ऐसी न्यूक्लियस है कि जो आपके अक्रॉस फॉर्मेट प्लेयर्स ने खेलना है, स्पेशली इनमें से कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं कि वो सिर्फ वाइड बॉल खेलेंगे, वो दूसरी तरफ खेलते ही नहीं है, पता है नहीं खेलते दूसरी तरफ, तो हाउ कैन दे ऑल बी इन द सेम कैटेगरी? दिस इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, इफ समबडी वुड लाइक टू आंसर, आई डोंट नो, कोई जवाब, हम तो है नहीं कोई पूछने वाले, जो पूछने वाला है कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा, विल इट मैटर और नॉट मैटर, हमें नहीं पता, बट हम सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं कि एक तरीका ऐसे है चीज़ों को देखने करने का, और एक तरीका ये है जो हमने अपनाया है, विच इज इफ यू डोंट डू वेल, अगर आप हमारी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरते तो भाई वो नहीं मिलना आपको जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। बट देन इस तरीका जो देखने का जो हमने अपनाया ना,
अब इसके साथ एक चीज आएगी, और वो ये चीज आएगी कि कल को यही प्लेयर्स जब ये अच्छा खेलेंगे, जब भी इनके हाथ में कोई चीज आएगी कि यार ये अब मौका है, तो फिर ये भी कहेंगे कि जी इतने काम ऐसे नहीं तो ऐसे करो तो ठीक है। ये हो सकता है सब ना कर सके, लेकिन 2-3 ही होते हैं ऐसे, ठीक है। और यही हमने देखा था कि जब एशिया कप में पाकिस्तान की जहां पे जाके कह लें फॉर्म खराब हुई है और क्रिकेट में इश्यूज आए हैं, उससे पहले यही क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का चल रहा था। वो कह रहे थे जी हमें आईसीसी की अमाउंट में से भी हिस्सा दें, हमारी ये परफॉर्मेंसेज हैं, हमारे जो आप इमेज राइट्स यूज करते हैं या जो आप हमारी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया की शेयर भी उस पे पैसा कमाते हैं, तो हमें उन चीजों के ऊपर रेवेन्यू मिलना चाहिए। सो बिकॉज दे वर डूइंग वेल, उन्होंने कर लिया, अब नहीं किया इन्होंने कर लिया। तो ये साइकिल जो है ना, ये इट कैन कंटिन्यू लाइक दिस। सो दिस इज समथिंग फॉर द डिसीजन मेकर्स टू डिसाइड। तरीके दोनों एग्जिस्ट करते हैं, खराब दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन किसी का तरीका वो है, ठीक है। जैसे पैट कमिंस इंजर्ड हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने उसे नहीं छोड़ा, ना उसकी कैटेगरी बदली, 2 साल नहीं बदली। फिर 2 साल के बाद जो उसने आगे किया, उसने भी फिर आईपीएल आके छोड़ी, उसने कहा मैंने एशेज खेलनी है। तो फिर ये वाइस वर्सा है चीजें, ठीक है। अब वी शैल सी वेयर थिंग्स गो, लेकिन इट इज बोथ यू नो ओके वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। यू कैन आर्ग्यू कि इनमें से एक बेहतर है एक बेहतर नहीं है, बट अगेन इट इज क्रिकेट बोर्ड्स डिसीजन। अच्छा सलमान भाई, ये लास्ट एशिया कप के अंदर आपको याद होगा, जब ये लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, जका अशरफ साहब फिर हिंदी भाई को भी लेके गए, वो कोई बहुत से लोगों का मानना था कि वो सेम एजेंट है और वो लड़कों को कन्विंस कर सकते हैं। मसला ये सिर्फ 8 ईयर के लड़कों का था जो एक कैटेगरी में थे, वो उन्होंने 200% अपना इंक्रीमेंट इंक्रीज करवाया था। आपके ख्याल में ये स्पेसिफिक रीजन है या वाकई पूरे सिस्टम में कोई एक लड़का भी एक कैटेगरी में नहीं आ सकता? क्योंकि दूसरा हम सिनेरियो ये देखते थे, वो लड़के एक कैटेगरी में आते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। जैसे सलमान अली आगा की बात कर लें या अबरार की बात कर लें, तो शाहीन की बात कर लें, ये तीनों फॉर्मेट के अंदर आपको समहाउ दिखते हैं, नजर आते हैं। खासतौर पर सलमान अली आगा तो किसी वजह से भी नहीं आपका बाहर होता, तो आपके उसके साथ भी ये अनजस्टिफाइड है और ये प्रेशर में आके सबको दबाने की कोशिश की गई है। हाँ, आई एग्री टू एन एक्सटेंट। आप सही कह रहे हैं कि यार सलमान आगा ने तो सब में परफॉर्म किया हुआ है, और हालांकि आप उसको एडिशनल जिम्मेदारी भी मिली है, और वनडे में भी उसने परफॉर्मेंस की है, टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्मेंस किया है, T20 में भी किया है। तो वो कहता होगा कि मैं प्रमोट नहीं हुआ, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई 2.5 परफॉर्मेंस है और वो भी बी में आ गया, तो मैं भी बी में हूँ, तो फिर मेरा और उनका तो कोई फर्क ना हुआ। तो ये तो वो सोचेगा। आप देखें ना कि यू कैन क्वेश्चन द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस अनाउंसमेंट, कि आपकी शाइन्स का एक बंदा कप्तान बन के चला गया, वो 4 कैटेगरीज में नहीं है, यानी सॉरी एक में तो कोई भी नहीं है, और बाकी जो बी सी और डी है वो डी में भी नहीं है, जो न्याजी है, ठीक है। फिर मीर हमजा आपका टेस्ट बॉलर है और अभी उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई, वो बाहर तो नहीं हुआ, तो वो भी नहीं है किसी में, ठीक है। सो जो टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेलते हैं लड़के, उनके लिए क्या मैसेज है? यानी उन्होंने वाइस कप्तान सी है, ठीक है, उन्होंने कप्तान डी है, और हाँ, और उनके जो 2 मैच विनिंग स्पिनर्स है जिन्होंने आते साथ ही आपको एकदम आपको ब्रीदिंग स्पेस दी, आप 2 टेस्ट जीते, आप सीरीज जीत गए, तो वो भी सी में है। सो फॉर टेस्ट क्रिकेटर्स, हम तो पहले ही अपने इसमें कहते हैं कि हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। सो बट इससे भी आपको पता चलता है कि हम टेस्ट क्रिकेट को, या उन क्रिकेटर्स को जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उनकी क्या हमारी वैल्यूएशन, हमारी नजर में उनकी क्या है। तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि जो फ्यूचर क्रिकेटर्स को देखें तो ठीक है, कुछ तो आ गए सी और डी में, लेकिन उनमें उनको जो लड़का लीड कर रहा है, अगर वो डी में भी नहीं आना तो वो नंबर 1 है, वो उसको लीड क्यों कर रहा है फिर? हाँ जी, ऑन व्हाट बेसिस? और अगर वो ही इज गुड इनफ टू बी द ए टीम कैप्टन, तो फिर वो 3 कैटेगरियों में भी कहीं नहीं है। यानी इसमें आपको ऐसे भी लड़के मिलेंगे जो शायद ए टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और वो डी में है, और जो उनका कप्तान है वो है ही नहीं है, बिल्कुल। और वो 1.5 साल टीम का पार्ट रहा है, और वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी था लास्ट उसके पास। और अगर देखे, इसको बहुत जावियों से देखा होगा और देखना पड़ेगा। हम भी इस पे बहुत खुल के तबसरा इसलिए नहीं कर सकते कि क्या इसमें एज ब्रैकेटिंग भी की गई है,
या किसी का फ्यूचर भी देखा गया उसको वो देने से पहले कि ये इसके पास कितना टाइम है, इससे एक्सपेक्टेशन क्या है, इसको आप कहाँ देखते हैं इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अगर इस पे इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपने एक ऐसा ही देखना है और अगर आपको लगता है कि आगे जाके आपका टेस्ट कप्तान कप्तान नहीं होगा, तो फिर आप उसकी जगह किसी यंगस्टर को भी रख सकते थे डी कैटेगरी में, क्योंकि वो तो बड़े अरसे से इस पूरे सेटअप के अंदर है। वो बाहर होता है यहाँ से, उसको शायद फर्क ना पड़े, लेकिन एक नया डिजर्विंग लड़का अगर किसी जगह भी नहीं आता तो उसको बहुत फर्क पड़ सकता है जी, स्पेशली जिसके पास थोड़ा सा टाइम है ऑन हिज साइड। सो इसमें बहुत सारी सोच विचार ये जिस टेस्ट की बात करें, हमने देखा कि ये जैसे लड़कों की बात की, अब डी कैटेगरी में आगे हमारे टेस्ट के कैप्टन जो हैं, बहुत बड़ी इस पे पहले भी बात हुई, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पहले भी उनके नाम के आगे इन्होंने ब्रैकेट में लिखा गया जी सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। अब आपके ख्याल में शान मसूद का कैरियर खत्म है, या वो अगर ऑप्शन मिलेगी तो एज ए प्लेयर मिलेगी? और सेकेंडली, जो आप इंग्लैंड की आपने बात की, जिस तरह इंग्लैंड में हमने देखा कि जब एंडरसन को और ब्रॉड को 2011 में कैप्टन से भी ज्यादा उन्होंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया और उन्होंने कहा कि टिल देन जब तक आप क्रिकेट खेलेंगे आपको दिया जाएगा। तो आपके ख्याल में ये किसी तरह भी हमारा कोई टेस्ट की जो एक मोटिवेशन है वो बिल्कुल जीरो करी जा रहे हैं, क्योंकि आपका वाइस कैप्टन भी सी कैटेगरी में आ गया? मैंने तो इस पे बात कर ली है। अब आप ये क्राउड को कह के अपने कमेंट्स पे इस पे अपनी राय दे दे, ताकि ये जो हमारा व्यूअर्स है हमें पता लग जाए और फिर हम इस पे अगली बहस कर लेंगे। अदील अलवी साहब हमें लिख रहे हैं, कह रहे हैं व्हाई पाकिस्तान प्लेयर्स डोंट हैव अक्यूमेंट ऑफ द गेम सेंस, ग्रूमिंग और इवन कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। गिल इज न्यू कैप्टन बट व्हेन दे स्पीक इट शोज के बोर्ड डिड एफर्ट। सो कह रहे हैं आप भी ऑस्ट्रेलिया से जीते थे और जो है ना वो यू हैड दैट सेंस। तो वही अब बात यह है कि वी हैव कम थ्रू अ पाथवे। एक तो नंबर 1 स्कूलिंग, नंबर 2 पाथवे आपके पास ऐसा था कि आप अंडर 19 से लंबी क्रिकेट खेलते हुए आते थे, क्लब में 2 डे का टूर्नामेंट होता था एंड यू आर ऑलवेज प्लेइंग गुड क्लब क्रिकेट, जिसमें बहुत सारे सीनियर्स होते थे और इट वाज यू नो ऑन द गो, लर्निंग बहुत कुछ आपको क्लब क्रिकेट से ही ये निटी ग्रिटीज और चलाकियां मिल जाती थी। क्लब क्रिकेट इज नॉन एग्जिस्टेंट। वो जो क्लब आपस में खेलते थे ना वो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है अब। मतलब वो एक ऐसे क्लब ही जो हमारे अच्छे क्लब थे, लेट्स से लाहौर, वो सारे तो मॉलडाउन सोसाइटी ने वापस ले लिए जी, ठीक है। वो क्लब वहां प्रैक्टिस करते हैं बट अब वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ठीक है। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो उनका जो भी स्ट्रक्चर था वो एक बहुत ही कह लें कि वो मिनिमाइज हो गया और वो जकड़ा गया। हमारी अब ये स्ट्रेटजी है नहीं जो क्रिकेट बोर्ड के थ्रू हमें समझ आ रही है, वो ये है कि कैंप्स में लड़के बुला लो जो आपको लगता है कि ये थोड़े अच्छे हैं, उन पे कैंपों में काम करो और कैंपों से टीमें बना के भेजो, या कैंप सारा साल लगा रहे और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाएं और फिर उसके बाद दोबारा कैंप में आ जाए लड़के। इफ दे डोंट प्ले 3 डे क्रिकेट एट द अंडर 19 लेवल्स, वैसे मेरा तो ख्याल है कि वो स्कूल क्रिकेट होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 डे होनी चाहिए, हर वीकेंड पे स्कूल की वीकेंड लीग होनी चाहिए और 75 ओवर्स अ डे स्कूल की 2 डे लीग होनी चाहिए और ये ईयर अराउंड या 6 मंथ्स अराउंड चलनी चाहिए। और इससे एकेडमिक ईयर को भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वो वाले 6 मंथ चूज कर लें जिसमें पेपर नहीं होते हैं, विच लीड टू समर वेकेशंस, ठीक है। एंड मे बी यू कैन इवन मेक समर वेकेशंस पार्ट ऑफ इट, लेकिन स्कूल्स की एक 2 डे लीग होनी चाहिए ताकि ये बेसिक अवेयरनेस, आप घोल के नहीं पिला सकते किसी को और खाली किताबें पढ़ के ही आती नहीं। सो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इससे रिलेटेड, वो अगर आपको देना है बच्चों को, तो भैया ये आपको उनको लंबी क्रिकेट खिलानी पड़ेगी। अंडर 19 में वो भी बंद हो गई है जो मेरे टाइम पे थी। सो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते, दे आर बिजी प्लेइंग लीग क्रिकेट, हमारा उस पर इतना एम्फेसिस भी नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टेल्स यू द स्टोरी। ये कह लीजिए कि जो हमारी इतने अरसे से जो बात चल रही है, ये उसको कह ले कि ये उसको साबित कर रहा है कि वो प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है। लंबे जो फॉर्मेट है वो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। सो अनलेस वी रियलाइज कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्लेयर बनेंगे नहीं, अवेयरनेस आनी नहीं है। अलवी साहब और जो है ना, ये समझ ऐसे नहीं आती। ये ना कैंप में घोल के पिला सकते हैं, ना आप बातों में पिला सकते हैं, ना किताबों में पढ़ा सकते हैं। ये अंदर का टाइम गुजारा हुआ ही आपको सर्व करता है कि इसमें अवेयरनेस बढ़े। जी, अच्छा सलमान भाई, एक चीज जो इमर्जिंग कैटेगरी होती थी, आपने अंडर 19 के बच्चे या ए के बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस देना था। एक तरफ हम मेंटोर को 50-50 लाख दे रहे हैं और जिन प्लेयरों के लिए सारा सिस्टम बना, जिन प्लेयरों ने ही आपको सर्व करना है,
आप 5-6 बच्चे जो आप सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको लगता कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर ये पूल 30 से 35 हो जाता तो आपके ख्याल में ये एक मोटिवेशन लेवल इमर्जिंग कैटेगरी में डाल के चाहे उनको आप 8-10 लाख ही देते तो एक अच्छी एक मोटिवेशन चलनी थी, वो लड़कों को कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलना था। ये जरूरी नहीं था, क्या होना चाहिए था 5-6 लड़के जरूर होते अगर ये किया जा सकता था, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इमर्जिंग कैटेगरी जो है उसमें आपके जो है ना 8 to 10 बॉयज होने चाहिए। कोई उसमें 6 लड़के होने चाहिए अंडर 23 के, और 2 लड़के उसमें होने चाहिए अंडर 19 के, और 2 लड़के उसमें होने चाहिए अंडर 17 के, ताकि उनको सारे एज ग्रुप क्रिकेट को बिलीफ आया कि यार मैं अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं, अगर मैं मुल्क में स्टैंड आउट कर रहा हूं, तो दिस इज व्हाट आई गेट। इट इज अबाउट द राइट मैसेजिंग, इट इज अबाउट एनकरेजमेंट, एंड देयर इज नो बेटर एनकरेजमेंट एंड अप्रिसिएशन कि जब आप किसी को खुद मुख्तार कर देते हैं, जब किसी को लगता है कि यार ये ठीक है, हमारे बच्चे ने मेहनत की, हमने इसके साथ एफर्ट की, यार ये मतलब ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली, या वो उसका अपना ही काम इनफ हो गया। जस्ट थिंक अबाउट कि आप उसका मेंटल लेवल किधर ले जाएंगे फॉर टॉपिंग हिज एज ग्रुप्स। तो और ये सारा कुछ जो है ना, ये एक कैटेगरी, ये जो अब कोई नहीं है ना एक कैटेगरी में, तो किसी एक प्लेयर की पेमेंट ये 8-10 की साल की पेमेंट बन सकती है। कि उनकी एक साल की पेमेंट जो है वो आराम से इधर 8 से 10 बंदों की पेमेंट, वो ही एक बंदे की पेमेंट उसमें जा सकती है। बट अगेन मैं वही कहता हूं ना कि टैलेंट मैनेजमेंट इज अ स्किल, इट्स अ ह्यूज स्किल। तो हम हाली ग्राउंड में अवेयरनेस की बात नहीं है, साढ़े तो बाहर भी मसले ने। हाँ जी। तो आई थिंक हाउ वी शुड गो हेड, हाउ वी नीड टू implement certain things जिससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो, एंड देन वी नीड टू पुट पीपल इन अ स्पेस जहां पे वो आमादा हो उस लंबी क्रिकेट को एम्ब्रेस करने के लिए, और वो बगैर एनकरेजमेंट के, मॉनेटरी एनकरेजमेंट के वो नहीं होगा। दूसरे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में आज से कई साल पहले अंडर 19 का कॉन्ट्रैक्ट $70,000 का था साल का, कई साल पहले की बात है। आज न जाने क्या होगा। तो व्हाई डू यू थिंक दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट एज? आप ये इंडिया के हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं इसमें, उनसे पूछ लीजिए कि अंडर 16 में क्या पेमेंट है उनके उधर मैच में। सो मैं ये नहीं कह रहा कि यू ट्राई टू मैच समबडी हु इज अ लॉट मोर रिच, बट व्हाटएवर यू हैव उसके अंदर आप थोड़ी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये जरूरी है करना, ये सबसे जरूरी है। और शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी क्रिकेट के बेनिफिशियरी हैं जिनका होना ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है। सलमान भाई, मेरा ख्याल है इस पे हम कल वीकली जो राउंड अप करेंगे उस पर और डिटेल में बात करेंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ अगर आप इजाजत देते हैं तो चलते हैं जी इंडियन स्क्वाड के वाले से। उस पे उनका 15 रुकनी स्क्वाड है। हाल 2 के एशिया कप के लिए जो परमिशन है ACC की तरफ से वो 17 भी कर सकते हैं, बट 15 रुकनी स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया जी। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वो एज ए कैप्टन है, शुभमन गिल वापस आ चुके हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, दुबे हैं, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा और वीरेंद्र चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, संजू सैमसन उनके मेन कीपर होंगे, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। इसमें 2-3 प्लेयर के ऊपर सलमान भाई बहुत बात की जा रही है। एक श्रेयस अय्यर के ऊपर बात की जा रही है कि वो एक मिडल का अच्छा प्लेयर था। ऋषभ पंत की बात हो रही है, बट मुझे लगता है कि शायद वो इंजरी से रिकवर नहीं हुए। और तीसरा जसवाल के वाले से भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं। ये 3 प्लेयर कहीं ना कहीं टीम का पार्ट होना चाहिए था। आप तो टीम को कैसे देखते हो और आप इन तीनों के एक्सक्लूजन के वाले से क्या कहेंगे? देखिए, लोगों के ना बड़े एंगल हैं बात करने के। कोई रीजन का होगा, कोई फैन होगा, किसी को उनका स्टाइल पसंद होगा, किसी को कुछ होगा। फॉर एग्जांपल जायसवाल, बात ये नहीं है कि एक तो ये बात सोच लें कि 15, 16, 17 ये एक डेजिग्नेटेड नंबर होता है जिसकी टीम बन सकती है। इंडिया के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, उनके बहुत सारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब इधर जो परफॉर्मेंसेस इनकी T20 टीम की आ चुकी हैं, मुझे बताएं अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा और फिर संजू सैमसन, ये तीनों ओपनर हैं जिन्होंने सेंचुरियां की है T20 क्रिकेट में। शुभमन गिल भी ओपनर है, ठीक है। अब आप किधर घुसाएंगे जायसवाल को इस टीम के अंदर?
डजंट मेक एनी सेंस। दो बेहतरीन कीपर बैट्समैन है, संजू सैमसन भी विकेट कीपर बैट्समैन है और दूसरा जितेश शर्मा, उसको मैंने इतना देखा नहीं, लेकिन वो जो इस टीम में आ गया वो बहुत अच्छा होगा। और पंट जो है वो अभी इज नॉट फिट, जो उन्हें हमने देखा था, तो इज वो ये उनका बड़ा वैल्यूबल प्लेयर है, वो तमाम फॉर्मेट्स खेल सकता है। तो वो कोई उसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई आखिरी एशिया कप नहीं है कि खेलना ही खेलना। और इसके अलावा बाकी टीम जो है इसमें आपको एक बड़ी वेल बैलेंस टीम नजर आती है। यानी ये अभी हारेंगे जब ये खुद बहुत गलती करेंगे, ठीक है, या किसी का एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिन होगा, तो किसी का कह लें कि बहुत अच्छा कोई क्रिकेट खेले और ये काफी गलतियां करे, तो फिर ये टीम हारेगी। वरना ये जितनी वेल बैलेंस टीम है, इसको हराना इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। जो परफेक्टली क्रिकेट के मेरिट्स पे बात हो रही है, लेकिन ये T20 गेम ऐसी है कि एक से दो का आउटस्टैंडिंग दिन हो ना, वो किसी को भी हैरान परेशान कर सकते हैं। सो पाकिस्तान है या कोई और टीम है, वो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करे, और जो इतनी तगड़ी टीम है इसको भी चाहिए कि किसी को अंडर एस्टिमेट ना करे, ठीक है ना। सो इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द टीम। बट कुछ चीजें हैं जो होती हैं, वो लोग रियलाइज करते हैं बाद में, जो टीमें वो अपनी थिंकिंग ठीक रखती हैं, लेवल रखती हैं, तो दे ऑफन प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टीम, और जितने लड़के रखे हैं ऑब्वियसली दे हैव कम बिकॉज ऑफ देयर बिग परफॉर्मेंसेस। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर फास्ट बॉलिंग पे देखें तो बुमराह को इन्होंने रखा है इंटैक्ट। हालांकि वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही थी, आल्दो के T20 में ओवर तो सिर्फ 4 ही करने हैं, और अर्शदीप ऑलरेडी उनके सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे हैं जब से वो टीम का पार्ट है। आपके ख्याल में ये बैलेंस है, या कहीं ना कहीं सिराज लास्ट एशिया कप का फाइनल भी याद होगा, बड़ी शानदार बॉलिंग की, और जिस तरह की फॉर्म में थे, या शामी की, इन दोनों में से कोई एक एक्स्ट्रा रखना चाहिए था बॉलर, या आपको लगता है कि दे आर गुड इनफ कि यही इसी वो कम्बो के साथ, क्योंकि तीसरा बॉलर उनके पास हार्दिक पांड्या तो है ही है, वो पूरा फास्ट बॉलर ही है। ये बुमराह है, अर्शदीप है, हार्दिक पांड्या है, ठीक है, और दुबई में क्रिकेट होनी है। यहाँ पे पहले भी आपको पता है कि वो ढेर सारे स्पिनर्स लेकर आए थे, तो इनके पास 3 तो ये हैं, और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती है, मिस्ट्री, कुलदीप यादव है, दोनों आउटस्टैंडिंग जो है वो साथ करते हैं। हर्षित राणा भी तो फास्ट बॉलिंग करते हैं ना, चौथे हर्षित राणा भी है, हर्षित राणा भी है जी। शामी तो वैसे भी बड़े अरसे से इस फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, चाहे वो फिट हो। हाँ, तो ही डजंट कम अंडर, यू नो, वो उसमें नहीं है, मतलब ही इज नॉट इन लाइन टू प्ले द T20 फॉर्मेट, ना ही हमने कभी उनको देखा है। बिल्कुल। अच्छा, ये लास्ट जो इनकाउंटर वर्ल्ड कप में हुआ था, और लास्ट डेकेड की बात कर लें तो उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा की बेतहाशा परफॉर्मेंस है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट पाकिस्तान, और विराट कोहली का तो एक शायद नाम ही हमें कहीं ना कहीं हैम्पर करता था। अब इस दफा एक बड़े लंबे प्ले ऑफ के बाद हम देखेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, दोनों क्लास एक्ट, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। हमारे भी बाबर और रिजवान की 4-5 से की जोड़ी थी और काफी चलती रही, बट समहाउ उस तरह शायद एक यूएई की विक्ट्री याद आती है उनको, ये सोच के, बाकी तो डोमिनेंस इन्हीं की रही। अब इनके दोनों साइड पे बड़े नामों के ना होने का आपके ख्याल में किसको फायदा हो सकता है, और किस तरफ टिल्ट हो सकता है कॉन्फिडेंस वाइज? मैं जानना चाहूंगा। ऑब्वियसली बाकी तो उस दिन जो खेलेगा। किसके ना होने से? रोहित शर्मा और कोहली नहीं है, और हमारा बाबर रिजवान नहीं है, दोनों साइड पे दो बड़े प्लेयर नहीं है। यार कभी कभार तो ना मुझे आपकी शरारत समझ नहीं आती है, मतलब तुसी की सवाल कर हैं जी। नहीं, हमें बर्डन तो रहा ना कोहली का, हमेशा भाई प्रॉब्लम तो रहा हमें। तो देखें, बात यह है कि प्रॉब्लम अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं उनका एक अपना एक उनकी प्रेजेंस होती है, और उनके बारे में टीम मीटिंग्स में बात की जाती है कि नो आउट किस तरह करना है, या इसको कैसे रोकना है, या इसके ये डोमिनेट ना कर जाए, इससे किस तरह हमने बचना है, और इसको आउट किस तरह करना है। तो ये तो हमेशा होता है, जाहिर है वो भी कुछ की प्लेयर्स पे करते होंगे, ये भी उनके प्लेयर्स पे करते होंगे, लेकिन इंडिया की टीम में आपको गैप्स नजर नहीं आते। आपको कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि यार ये अभी टेस्ट सीरीज में भी तो नहीं थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो आपको कहीं लगा कि 2 प्लेयर बाहर हुए हैं? कहीं कभी नहीं लगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया टूर की सीरीज देख ले, कितने रन किए थे दोनों सीनियर्स ने, 100 के बाद दूसरे से कुछ नहीं हुआ था, और जो दूसरा है वो वैसे ही, वो तो अपने आप को ड्रॉप करना पड़ गया था, वो तो ये हालात थे। तो ये इट इज अबाउट परफॉर्मेंसेस, ठीक है। अगर इनके ये हमारा प्रॉब्लम ही ये है एज अ नेशन ऑफ पीपल हु लव दिस स्पोर्ट,
हम हमेशा इस एंजाइटी में रहते हैं कि एनू काटता ते नवा ना चलिया ते की होएगा। तो जब तक नया खेलेगा नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि नए ने चलना है कि नहीं चलना? ठीक है, तो ये भी तो जाके आउट हो सकते हैं, बड़े प्लेयर भी तो आई थिंक उनका एटलीस्ट क्लियर है कि जब वो एक चीज पे ये सोच लेते हैं कि ये अब रेडी है प्लेयर, तो फिर वो सेकंड थॉट नहीं आती डिसीजन लेने में। हमारा मसला ये है कि हम करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, रखा कड़ा, हम इसी में लगे रहते हैं। ठीक है, अब राइट और रॉन्ग डिसीजन ले लिया है ना मूव ऑन। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि अगर ये जो चीज है इसको देखा जाए तो इट गिव्स बॉयज कॉन्फिडेंस। जब आप किसी बड़े प्लेयर को रिप्लेस करते हैं, यू डोंट लुक बैक, तो इसका मतलब है जो आ गया उसको पता है कि मैंने ही करना है, मैंने ही जिताना है। तो ये फीलिंग भी हेल्प करती है आपकी आउटपुट के अंदर। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फील कि यार ये मैंने ही करना है, मैंने ही देना है, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये आती तब है जब आपको पता होता है कि हुण मैं ही आऊं और कोई नहीं है, मैंने ही करके दिखाना है। वो जब बड़ा प्लेयर कोई होता है ना, सारे उसी को देख रहे होते हैं कि कोई नहीं ये कर लेगा। तो आई थिंक उधर ये बड़ी क्लैरिटी है, वहां पे ऐसी चीज नहीं है। बिल्कुल, उसमें हमें कोई शक नहीं। जिस तरह की हमने पहले भी बात की थी, उनके तो कप्तान भी चेंज नहीं होते, हमारा तो बहरहाल कप्तान चेंज होते हैं। अच्छा, ये हम कोशिश करते हैं अपने शो में सलमान भाई, जो रिसेंट चीजें जो भी चल रही हो उसको कहीं ना कहीं आपकी ओपिनियन उस पर लेते हैं। एक हमारे दो लेजेंड हैं, वसीम अकरम और कामरान इकबाल, उन्होंने भी बाबर रिजवान को सपोर्ट किया है। अब फैंस ये कह रहे हैं कि ये पहले 2 साल से मुसलसल कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, साल डेढ़ से तो हमारे सामने बेतहाशा इनकी स्टेटमेंट्स है। अब रिसेंटली इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि होना चाहिए था, ये इसके बगैर टीम बनती नहीं है। तो आपका ये दोनों इनके ओपिनियन, पहले कहना नहीं होना और अभी कुछ खास किया तो नहीं इन्होंने, और अब कह रहे हैं कि इनको होना चाहिए था, आपका क्या इस वाले से कहना है? यार आई थिंक अ पर्सन इज अलाउड टू चेंज हिज माइंड। ये तो वही बता सकते हैं कि किस चीज ने उन्हें आमादा किया कि यार ये जो हम चेंज ऑफ हार्ट जो है ये क्यों है, ये तो वही बता सकते हैं। बट मैं क्या कह सकता हूँ ना, मैंने उनकी बात सुनी है और जो है ये ओपिनियन बहुत सारे लोगों का है जो ये सोचते हैं कि इनको नहीं होना चाहिए, और ये भी ओपिनियन बहुत सारे लोगों का है कि इनके बगैर टीम नहीं बननी चाहिए। सो देयर इज अ मिक्स। तो अब ये अपना खुद ही बता सकते हैं, मैं अब इनके लिए क्या बात कर सकता हूँ। मैं तो शुरू से समझता हूँ कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आपने थ्रू थिक एंड थिन बैक करना होता है, और वो जो थिक एंड थिन की बैकिंग है वो उन्होंने अर्न की होती है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये तो ऑब्वियसली ऐसे मुश्किल टाइम में ही अपने प्लेयर का आपने साथ देना होता है। अच्छा सलमान भाई, लास्टली थोड़ा सा शाहीन की बात भी कर लेते हैं, कुछ ऑलरेडी आप शुरू में कर चुके हैं। अब्दुल समद की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नजर आई, और फैसल अकरम, वो मैं हमेशा शायद उसको सबसे हाई रेट करता हूँ कि जिस तरह उसका कंट्रोल है और दोनों तरफ बॉल को ब्रेक करता है। क्योंकि सुफियान को अगर हम देखते हैं, वो थोड़ा खींच के बॉल करता है, T20 की बॉलिंग करता है, बट फैसल अकरम कुलदीप की तरह फ्लाइट देता है, एयर देता है बॉल को। आप इन दो प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? और बाकी जो है प्लेयर, उन सब की बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस आ रही है, कंसिस्टेंट नहीं आ रही, तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? नहीं, जिनका आपने नाम लिया है इनकी बिट्स एंड पीसेस में आ रही है, और जिनका आपने बिट्स एंड पीसेस कहा है उनकी तो आ ही नहीं रही। कहाँ आई है? कौन सी परफॉर्मेंस आई है सिवाय 2-3 लड़कों के? किसने किया स्कोर? एक अब्दुल समद ने इनिंग खेली है, पहले मैच में 2 ओपनरों ने खेली है, तीसरी तो कोई बारी ही नहीं है, तो यानी चौथी। ठीक है, देयर इज नो फोर्थ इनिंग्स, एंड पाकिस्तान टीम हैज जस्ट लॉस्ट अ गेम टू अ प्राइवेट टीम, जिसमें वो लड़के हैं जो आपके सिस्टम से मतलब आउट हुए थे तो वो बाहर चले गए थे, या अब उन्हें लग रहा था कि हम इस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो बाहर चले जाएंगे। कुछ वो खेल रहे थे और कुछ कहीं और के खेल रहे थे। सो इट्स अ क्लब टीम। क्लब मतलब एक अच्छी, मतलब टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स अ प्राइवेट थिंग। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, दे हैव बीटन अ टीम जिसका पूरा एक सेटअप है, जिसका एक पूरा रिसोर्स है, जो बननी ही इस मकसद के लिए थी, और जिसने आगे जाके नेशनल टीम के प्रोस्पेक्ट है, तो उनसे जीतना उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और ये हमारा जो रमजान का टूर्नामेंट था, ये उसमें भी आई थी किंग्समैन की टीम, और उसमें भी इसमें 8-10 इंटरनेशनल प्लेयर थे। ठीक है, तो वो टूर्नामेंट भी ये टीम खेली थी, दे डिडंट विन, जीते नहीं थे, लेकिन अच्छी टीम थी इनकी। तो बस उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली होगी, मैंने मैच तो नहीं देखा, लेकिन वो जितने मार्जिन से जीते हैं, दे हैव डोमिनेटेड द गेम।
जी सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट शो के अंदर दोनों टीमों का कंपैरिजन पे बात करेंगे और स्क्वाड के हवाले से भी मजीद डिस्कशन करेंगे। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।